मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला। इसके जो लेखक हैं वो हैं भवानी प्रसाद वाजपेयी। ये हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक हैं, बहुत ही अच्छे कहानीकार भी माने जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है मिठाई वाला, इसमें ये जो पात्र होगा मिठाई वाला वो कई प्रकार के फेरी वालों के रूप में आएगा। सबसे पहले वो किसके रूप में आएगा? खिलौने वाले के रूप में। तो सबसे पहले हम उसका कौन सा रूप देखते हैं कि वो खिलौने वाला बनकर आता है तो क्या करता है। इस कहानी में ये जो व्यक्ति है, सबसे पहले इसने खिलौने वाले का रूप लिया हुआ है। ये बहुत ही सीधा और शांत व्यक्ति है जो कि नगर में गा कर खिलौने बेचता है। उसकी जो पंक्ति होती है जो वो गाता है वो थोड़ी अधूरी सी होती है, पर बहुत ही मीठी भाषा में वह गाता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ऐसा गा कर वो बड़ी ही सस्ते दामों में बच्चों को खिलौने देकर जाता है। जैसे ही उसकी आवाज़ नगर की गलियों में गूंजना शुरू होती है, बच्चे अपने घर से निकलकर, बगीचों से निकलकर गलियों में दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं वह उससे मोल भाव भी करते हैं। ये अपनी तोतली भाषा में ये कितने का है, ये कितने का है, इस प्रकार बोलते हैं। और उसकी जो पेटी होती है खिलौनों की, या जो टोकनी होती है खिलौनों की, उस पर झुमट जाते हैं। कहता है सबको मिलेंगे, एक एक करके मिलेंगे। उन्हीं में से राय विजय बहादुर के भी दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू, जिसमें से एक ने हाथी खरीदा और दूसरे ने घोड़ा। वो दोनों घर आकर अपने माँ पापा को बताते हैं कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। दूसरा कहता है मेरा हाथी भी कितना सुंदर है। माँ के पूछे जाने पर कि ये घोड़े हाथी तुम्हें कितने पैसों में मिले, तो बच्चों ने जवाब दिया 2-2 पैसों में। तो उनकी जो माँ थी रोहिणी, वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतने सस्ते दामों में ये व्यक्ति बच्चों को खिलौने देकर जाता है और बच्चों से बहुत अच्छे से भी पेश आता है। कभी बच्चों को चिल्लाता नहीं है, कभी बच्चों से तेज आवाज में बात नहीं करता, जबकि बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं। उसकी टोकनी पर झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं, उसके कपड़े खींच कर उससे बात करते हैं, परंतु जो वो खिलौने वाला है वो कभी बच्चों पर नहीं चिल्लाता। ये बात कौन सोच रही है? रोहिणी सोचती है कि ये व्यक्ति बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। फिर 6 महीने बाद एक मुरली वाले की बातें शुरू होती है। मुरली वाला जो होता है उसकी भी कद काठी, रंग रूप देखने में बिल्कुल खिलौने वाले की तरह है। आपस में नगर में बात होना शुरू होती है कि एक मुरली वाला है जो बहुत ही मादक और मीठे स्वर में गा कर मुरलियाँ बेचता है और बहुत सस्ते दामों पर मुरलियाँ देकर जाता है। तो कोई कहता है कि वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे खिलौने वाला आया करता था। फिर पूछा गया कि वो दिखता कैसा है, तो जवाब मिला कि वो दुबला पतला ऐसे ही 30-32 साल का युवक है और वो बीकानेरी साफा पहनता है जो कि गोरे रंग का भी है। तो ये बताया गया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ये तो बिल्कुल खिलौने वाले की तरह ही दिखता है, हो ना हो ये खिलौने वाला ही है। जब वो गा कर नगर में गलियों में मुरली बेच रहा था तो रोहिणी को भी उसकी आवाज़ सुनाई दी। रोहिणी ने आवाज़ सुनी और उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये बिल्कुल खिलौने वाले की तरह मुरलियाँ बेच रहा है। उसके बाद फिर रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से कहा कि जाइए चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलियाँ खरीद लीजिए। जो विजय बाबू थे वो उठे, जो कि पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर हाथ में लेकर ही गेट पर पहुँचे और मुरली वाले को आवाज़ लगाई कि भैया मुरली कितने में दी। मुरली वाले ने जैसे ही टोकरी नीचे उतारी तो इससे पहले कि वो विजय बाबू को जवाब दे पाता, बच्चों ने झुंड लगा लिया। भागते भागते किसी का पजामा ही खुल गया, किसी का जूता ही छूट गया, किसी की टोपी ही गिर गई, परंतु सब भाग दौड़कर मुरली वाले के पास पहुंच गए और सब अपनी अपनी भाषा में हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली की रट लगाने लगे।
मुरली वाले ने सबको शांत करने की कोशिश की और कहा सबको मिलेगी, रंग बिरंगी मुरलियाँ हैं, एक दो नहीं पूरी 57 मतलब 57 मुरलियाँ लेकर आया हूँ और सबको मुरली दूंगा। इतने में मुरली वाले को टोकते हुए विजय बाबू ने कहा कि बताओ कितने में दी। तो मुरली वाले ने जवाब दिया, बाबू साहब वैसे तो मैं 3-3 पैसे में सभी को देता हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। तो जो विजय बाबू थे वो सोचने लगे, उन्होंने कहा कि ये जो बेचने वाले होते हैं ना, दुकानदार जिनको कहते हैं, ये हमेशा ही महंगा देते हैं और साथ में ऐसी लाइन तोड़ देते हैं कि खरीदने वाले को लगे कि मुझे सस्ते में मिल गया, जबकि वो लूट रहे होते हैं। तो फिर मुरली वाले ने कहा ऐसा नहीं है बाबू साहब, मैं सस्ते में ही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई हैं, इसलिए मुझे इतनी सारी मुरलियाँ बनवाने के कारण थोड़ा कम में पड़ी, इसलिए मैं कम में बेच रहा हूँ। आप लोगों की ये गलतफहमी होती है कि हमेशा दुकान वाला लूटता ही है, परंतु ऐसा नहीं है। वो समझाता है विजय बाबू को। विजय बाबू कहते हैं चलो ठीक है, मुझे 2 मुरलियाँ दे दो। मुरली लेकर वो अंदर आ जाते हैं। रोहिणी फिर से यही सोचती है कि ये खिलौने वाला ही मुरली वाला है, क्योंकि उसने उसे देखा नहीं होता। फिर बच्चों को वो शुरू करता है, मुझे नारंगी रंग की मुरली दे दो, मुझे लाल रंग की मुरलियाँ दे दो। तो ऐसे बच्चे मुरलियाँ खरीदना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं पैसे कम हैं, अम्मा ने पैसे नहीं दिए, तो वो उन्हें माँ से पैसे मांगने की तरीके भी सिखाता है कि रोने लगना, माँ के पैर पकड़ कर बैठ जाना कि मुझे पैसे दो तभी माँ देगी, तुम लोगों से पैसे मांगते नहीं आते। तो कुछ बच्चों ने पैसे मांग भी लिए, उन्हें भी उसने मुरली दी और अंत में जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे उन्हें भी मुरली वाले ने मुरलियाँ दी। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब बच्चों को खुश करना चाह रहा था। रोहिणी मुरली वाले की बातें सुनकर वो ये सोचती रहती है कि ये आखिर ऐसा क्यों करता है। वो बहुत ही सोच में रहती है, कई महीने तक वो सोच में रहती है कि आखिर ये इतने सस्ते दामों में दे जाता है, इतनी खुशी खुशी बेचता है, बच्चों के साथ इतना खुश रहता है, आखिर ऐसा क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे भूल जाती है। लगभग 8 माह बाद फिर से नगर में एक नए व्यक्ति की या एक नए फेरी वाले की बातें शुरू होती हैं, जो कि है मिठाई वाला। वो भी बहुत अच्छे स्वर में, बहुत मीठे स्वर में गा गा कर मिठाइयाँ बेचता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो नगर की गलियों में घूम घूम कर मिठाई बेचता है। फिर व्यक्तियों में बातें शुरू होती हैं कि एक मिठाई वाला आता है जो कि बहुत ही सस्ते दामों पर और बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ देकर जाता है। रोहिणी, सर्दी का मौसम था, रोहिणी अपने छत पर खड़े होकर आजानुलंबित, एक शब्द है आपके में, आजानुलंबित का अर्थ होता है घुटनों की, इधर से लेकर घुटने तक के लंबे बाल, आजानुलंबित, उन बालों को सुखा रही होती है। तो सुखाते हुए जैसे ही उसे मिठाई वाले की आवाज़ सुनाई देती है तो वो समझ जाती है कि ये वही मुरली वाला या वही खिलौने वाला है जो अब मिठाई वाले के रूप में आया है। वो छत से नीचे आती है और चिक मतलब होता है आड़, किसी भी चीज़ का पर्दा। तो चिक की आड़ में खड़े होकर दादी से बोलती है कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है, जरा उस मिठाई वाले को बोलिए और मोल भाव करिए। तो दादी ने क्या किया, मिठाई वाले को रोका और मोल भाव करना शुरू किया। तो पहले तो पूछा कि कैसी है मिठाई, तो उसने अपनी मिठाई के गुणगान शुरू कर दिए। मेरी मिठाई मेरे पास बहुत सारे रंग में है और मुँह में रखने से घुल जाती है। मेरी मिठाई में एक खास बात ये है कि वो खांसी भी दूर करती है। ऐसे उसने अपने सामान की तारीफ शुरू की। उसके बाद फिर दादी ने पूछा कि आखिर किस भाव में दी, तो कहता है 1 पैसे में 16 देता हूँ। दादी ने कहा ये तो बहुत कम है, कम से कम 25 तो देना ही चाहिए। तो उसने कहा नहीं 16 दे रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा है, 1 पैसे में 16 कहाँ मिलती है। तो रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी 1 तो दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। तो दादी ने फिर भी कहा नहीं, कम से कम 20 तो देना ही चाहिए, और दादी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। फिर जो मिठाई वाला था उसने मिठाइयाँ गिनना
शुरू की तो दादी ने फिर बोला कि 2-4 एक्स्ट्रा जरूर डाल देना। फिर उसके बाद रोहिणी ने पर्दे के पीछे से कहा कि क्या तुम इस नगर में इसके पहले भी आए हो? तो दादी ये सवाल दोहराती किससे? मिठाई वाले से। इसके पहले उसने जवाब दे दिया कि हाँ। तो कहा इसके पहले भी आप मिठाई ही बेचते थे? उसने कहा नहीं, और थोड़ा संशय में पड़ गया, थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये आखिर क्यों पूछ रही है। तो कहा नहीं नहीं। थोड़ा रुकने के बाद उसने जवाब दिया इसके पहले मैं मुरली बेचा करता था और उसके भी पहले मैं मिठाई बेचा करता था। तो रोहिणी समझ गई कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। फिर उसने कहा कि जब तुम इतने कम दामों में चीज़ें बेचकर जाते हो तो तुम्हें फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है? तो उसने कहा लाभ कुछ नहीं होता, बस मेरे खाने पीने का जुगाड़ लग जाता है और इतना ही बहुत है। इसके अलावा जो मुझे सुख मिलता है, जो मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे अच्छी भावना आती है मेरे अंदर बच्चों के लिए, उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। वो मुझे चाहिए। इस कारण मैं अलग अलग रूप में सामान बेचने आ रहा हूँ। तो रोहिणी ने कहा पर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो मुरली वाले ने कहा या मिठाई वाले ने कहा नहीं, बहुत ही लंबी सी कहानी है, आप जानकर क्या करेंगी? आपके पास भी काम है, मेरे पास भी काम है, तो छोड़िए। रोहिणी ने कहा नहीं, जब इतना कुछ बता दिया है अपने बारे में तो थोड़ा और बताने में क्या जाता है। फिर मुरली वाले ने कहा कि आप लोगों की तरह ही मेरा भी बहुत ही सुखी और संपन्न परिवार था। मेरे भी 2 बच्चे थे, इतने सुंदर थे ऐसा लगता था जैसे सोने की मूर्तियां हों। मेरी बहुत ही सुंदर पत्नी थी, हमारे पास धन की कमी नहीं थी, खुशियों की कमी नहीं थी, हम बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर हमेशा सुख साथ में नहीं होता, कभी कभी दुख भी आता है और वही दुख हम लोगों के ऊपर भी आया। फिर भगवान ने ऐसा कष्ट हमको दिया कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गए। अब मैं अकेला हो गया था, जीने का कोई भी सहारा नहीं था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था बच्चों के बिना, अपनी पत्नी के बिना। तो फिर मैंने ये सोचा बहुत दिनों बाद कि जीना तो है ही, इसलिए जीने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना होगा। तो मैंने ये तरीका ढूंढा, मैं फेरी वाला बनकर खिलौने लेकर, मिठाई लेकर, मुरली लेकर, जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती है मैं वो चीज़ें लेकर आता हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे पास आएँ और मैं उन्हें हंसते खिलखिलाते खुश होते देख सकूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी हैं। और मैं अलग जो मैं महीनों बाद आता हूँ उसका कारण ये है कि मैं और भी अलग अलग शहरों में खिलौने बेचने, मिठाई बेचने या मुरली बेचने जाता हूँ, क्योंकि वहाँ भी मुझे ऐसे ही बच्चे मिलते हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे अपार खुशी मिलती है, मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं अपने दुख को भूल जाता हूँ। इसी वजह से मैं महीनों बाद आता हूँ और नई नई चीज़ें लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर रोहिणी को भी बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं उसका जो शक था कि कुछ ना कुछ कारण तो है, इसके सस्ते दामों में सामान बेचना, बच्चों से इतने प्यार से बात करना, कुछ ना कुछ कारण तो है कि ये क्यों इतने अच्छे से बच्चों के साथ होता है। तो ये कारण था, रोहिणी सोचती है। उसके बाद वो मिठाई गिनकर उसकी पुड़िया बनाकर दादी को देता है। फिर चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं कहीं से। चुन्नू मुन्नू कहते हैं हमें भी मिठाई खाना है। तो मुरली वाला वो मिठाई जो पहले दे चुका होता है उसके अलावा टोकरी से मिठाई निकालकर चुन्नू मुन्नू को देता है और कहता है ये मेरी तरफ से हैं। इतने कम समय में आप लोगों के साथ जो मेरा रिश्ता हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे दुख को सुनने का जिसने समय निकाला मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मिठाई वाले ने अपनी कहानी रोहिणी को सुनाई। अब इस चैप्टर में आपसे बहुत प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपकी अभ्यास में है वो तो है ही। कई प्रकार के सवाल, कितने कितने महीनों में मुरली वाला आया, या फिर किस किस रूप में, किस किस फेरी वाले के रूप में वो सामान बेचने आया,
किस गांव में कौन सा सामान उसने बेचा, मुरली उससे किसने खरीदी, या कहानी किसको सुनाई, दादी माँ ने 1 पैसे में कितनी मिठाइयाँ मांगी। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बन सकते हैं। आपके अभ्यास कार्य में 2-4 ही होते हैं जो कि सिलेक्टेड होते हैं। आपको चैप्टर भी समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तब तक आप चैप्टर नहीं समझेंगे, जब तक आप उस कहानी को नहीं समझेंगे आप वो जवाब नहीं दे सकते। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरा चैप्टर समझें, उसके बाद जो सवाल आपसे पूछे गए हैं आप उसका जवाब दें। जैसे कि एक सवाल है कि मुरली वाला इतने इतने दिनों में या कई कई महीनों में क्यों आता था और अलग अलग प्रकार की चीज़ें क्यों बेचता था। अभी मैंने लास्ट पैरा में ही आपको बताया, अलग अलग शहरों में इसलिए जाता था क्योंकि उसे बच्चे मिले और उसका सामान बिके, बच्चे खरीदने आए, और अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्र हों। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला, जो कि आज यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।